बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसके बाद आपके पास एक और नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है। इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। सही है। कंडक्टेंस क्या है बेटा? रेजिस्टेंस पढ़ा है तो कंडक्टेंस भी समझ में आ जाएगा। कंडक्टेंस बेसिकली रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कहलाती है रुकावट इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में। कंडक्टेंस बेसिकली वो वजह है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है। सही है। तो कंडक्ट रेजिस्टेंस इज क्या नाम है, हडल बिटवीन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्टेंस is a reason due to which electricity can pass। सही है। यानी कि जब आपको करंट मिल रहा है तार के जरिए, किसी वायर के जरिए यानी किसी कंडक्टर के जरिए, तो बेसिकली वो कंडक्टेंस की वजह से मिल रहा है। उस वायर के अंदर कंडक्टेंस अच्छी है उसकी। सही है। तो कंडक्टेंस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सही है। और इसका जो इक्वेशन बनती है कुछ इस तरह से बनती है, जी इक्वल टू 1/r, यानी कि जो वैल्यूज जो फॉर्मूले जी आर के लिए होंगे वो उसके जी के लिए इन्वर्स हो जाएंगे। सही है। यानी कि जी 1/r है तो आर के लिए आपके पास जो भी फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का वो उसके लिए इन्वर्स हो जाएगा। सही है। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो। ओम्स आपके पास रेजिस्टेंस का आपके पास यूनिट था, तो अगर आप ओम्स को उल्टा पढ़ें तो वो मो हो जाता है। सही है। तो मोज या मो इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बैकवर्ड पढ़ने में। जिस तरह से रेसिप्रोकल है आपके पास कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का, वैसे ही आपके पास इसका जो यूनिट है इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब आप ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। सही, या ये मोज है। इसको आप एक और नाम से भी जानते हैं विच इज साइमंस डिनोटेड बाय एस। नॉर्मली हम साइमंस को ही इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो बहुत जगह आपने ये सिंबल्स देखे होंगे कंडक्टेंस के। सही है। तो ये साइमंस है, साइमंस कंपनी का नाम भी है। वो कंडक्टेंस के ऊपर ही इलेक्ट्रिसिटी की कोई कंपनी है, उस पर रखी गई। ओके। एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी? जस्ट लाइक रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी भी आपके पास रेसिप्रोकल है किसका? रेजिस्टिविटी का। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय सिग्मा। ये सिंबल देख रहे हो, सिग्मा कहलाता है ये। सिग्मा, if conductor has resistivity rho, then its conductivity is given by। बेटा रेजिस्टिविटी को हम यूज करते हैं रो से, और कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये भी याद कर लेना। तो अगर मैं कंडक्टिविटी के फॉर्मूले को फाइंड आउट करूं तो अगेन ये इनवर्स है। इनवर्स का मतलब 1/रो हो जाएगा। देखो 1/रो का मतलब फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। रो का था फॉर्मूला RA/L, सिग्मा का फॉर्मूला हो गया L/RA। सही है। And what is the unit of conductivity? So it is mho per meter और साइमन पर मीटर। दोनों बातें कह सकते हो, मो पर मीटर और साइमन पर मीटर, दोनों बातें कह सकते हो। बात समझ में आ गई? सिर्फ आपके पास डेफिनेशन हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अच्छा, कंडक्टेंस एक छोटा सा टॉपिक था, हमने डेफिनेशन के तौर पे उसको देख लिया, आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम वापस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे आ जाते हैं। बेटा रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है ये हमें देखना है। तो काफी इफेक्ट करता है आपके पास टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मटेरियल। ऐसा क्या होता है जो आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ती है? बेसिकली मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस कब कब बढ़ती है। सही है। रेजिस्टेंस उस वक्त बढ़ेगी जब आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है। सही है।
सॉरी कम होती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। डिपेंड किस पे कर रहा होता है, क्या शेप पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, कंडक्टर के अंदर मौजूद एटम पे डिपेंड कर रहा है, वो कितने क्लोजली पैक्ड है। जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स को चलने में उतना प्रॉब्लम होगा। जैसे कि आप रश में निकल जाते हैं मार्केट वगैरह में, पहले जब रश नहीं था मार्केट में तो आप बड़ी आसानी से 2 मिनट में सफर तय कर देते पूरी मार्केट का। अब आपको आधा घंटा लग गया है, वजह क्या है? रश बहुत है, सामने से या आपको रुकावटें मिल रही हैं। सही है, आपको संभल संभल के चलना पड़ रहा है, बीच बीच में से निकल रहे हो, तो यहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाती है। ट्रैफिक में गाड़ी निकाल रहे हो तो ट्रैफिक में आपके पास बाइक स्लो हो जाती है या कार स्लो हो जाती है, आप तेजी से नहीं चला सकते, जबकि खाली रोड होता है आप फुल तेज स्पीड में चला रहे होते। तो डिपेंड करता है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ सब्सटेंस। सही है, कितना डिस्टेंस है दोनों सबके दरमियान। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो तब क्या होता है? तब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ती है सब्सटेंस की, एनर्जी बढ़ने पे टेम्परेचर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, उनकी वाइब्रेशन पर टाइम बढ़ जाती है, पहले कम थी। सही है, 1 जूल पर सेकेंड थी काइनेटिक एनर्जी उनकी, जब मैं एनर्जी देता हूँ तो 5 जूल पर सेकेंड हो जाती है, यानी उनकी वाइब्रेशन तेज हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन को निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि भाई वो उसके टकराने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ गए, तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। सही है। नंबर 1, द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, कोई भी हो सकता है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द चेंज इन रेजिस्टेंस इज फेयरली रेगुलर फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो मेटल टू मेटल चेंज होता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, बट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा इंक्रीज होगा। सही है, नॉर्मली मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो रेगुलर है, नॉर्मल रीजन्स पे आपके पास टेम्परेचर पे चेंज ही होता है हमेशा। सही है, हम कभी हाई टेम्परेचर पे कभी हम यूज नहीं करते इसको। सही है, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब या तो टेम्परेचर आपके पास सराउंडिंग से आया होगा, या जो करंट पास हो रहा है वायर में से उसके मोशन की वजह से हीट एक्सचेंज हो रहा होगा, हीट बढ़ रही होगी। सही है, और दूसरा पॉइंट क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर्स दैट इज ग्लास, मीका, रबर एंड सेमीकंडक्टर व्हिच इज जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास लिक्विडिफाई फॉर्म होती है किसी भी कंडक्टर की। सही है, जैसे कि सॉल्ट वाटर इज अ इलेक्ट्रोलाइट। सही, और आपके पास कॉपर वाटर, कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सॉल्यूशन वाली जो आपके पास कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो रुकावट बनते हैं एक्चुअली, जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता। सही है, जैसे कि इन्होंने कहा ना गिलास मीका रबर, रबर में से गिलास में से करंट पास नहीं हो सकता। तो कुछ और कुछ ये कि सेमीकंडक्टर जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन जो कंडक्टर भी होते हैं नहीं भी होते। तो इसमें जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो आपको क्या मिलता है? रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट मिलता है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस का डिक्रीमेंट मिलता है। यहाँ उल्टा काम है। सही है, तो ये मैंने अलग अलग कलर से इस वजह से लिखा है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। मेटल्स, मैक्सिमम मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, और बाकी जो नीचे ये पर्पल कलर से लिखा हुआ है ना, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इनके टेम्परेचर इन्वर्स होते हैं रेजिस्टेंस से। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? तो ये आपके पास बेसिकली रेजिस्टिविटी ही होती है। सही है, तो आपको इफेक्ट ऑफ जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है। सही, तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ है और क्या है। सही है, तो बात वही रेजिस्टेंस वाली हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी। कुछ चीजें समझ लो सही से।
एज वी नो दैट इन सॉलिड द मॉलिक्यूल आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। मैंने अलग अलग कलर में इस तरह से लिखा है, ये पॉइंट बाय पॉइंट आप याद कर सको आसानी से। सबसे पहली बात, ये सॉलिड मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन पे। व्हेन अ कंडक्टर इज हीटेड, जब मैं हीट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, इट कॉजेस इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। जो मैंने आपको बात समझाई थी, हीट करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल की मोशन या वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। देख रहे हो, डिक्रीज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दीस फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने कल बहुत अच्छी तरीके से समझा था क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं ये वाइब्रेटिंग एटम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाते हैं और आपको फील होता है कि अब करंट फ्लो होना मुश्किल हो गया है। सही है। तो कंसीडर अ कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज R0। सही है, मैंने 0 डिग्री पे रखा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R0 है। सही है, RO भी कह सकते हो। If the temperature rises to T डिग्री सेंटीग्रेड, then resistance increases to RT। किसी भी टेम्परेचर T पे मैंने इंक्रीज करा, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो उसको मैंने कहा RT। सही है। It is experimentally proved that change in resistivity is directly proportional to the change in temperature। सही है, यानी आपके पास जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के चेंज पे। टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, पहली बात। और सिमिलरली चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। ये दो बातें याद कर लेना हमेशा, कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। हमेशा दो बातें रहेंगी। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब तक इनिशियल रेजिस्टेंस नहीं पता होगी तो कंपेयर कैसे करोगे, चेंज कैसे निकालोगे, माइनस करके निकालते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल भी तो पता होनी चाहिए। ओके, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन हो गई R प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T R0। ओके बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। दिस कांस्टेंट बेसिकली अल्फा। ओके, where alpha is called temperature of coefficient of resistance और temperature coefficient of resistivity, दोनों कह सकते हो। बट डेल्टा R इज इक्वल टू RT माइनस R0, यानी कि डेल्टा के बारे में क्या जानता हूँ, ये फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर का डिफरेंस है। सो RT माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0 डेल्टा T एंड RT इक्वल टू R0 प्लस अल्फा R0 डेल्टा T। बेटा R0 से R0 कॉमन हो रहा है, इसको बाहर निकाल लो, ये आ गया R0 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये डेरिवेशन आपको कंप्लीट करनी है, वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर इज कॉल्ड टेंपरेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है, सही, रेजिस्टिविटी नहीं है, रेजिस्टेंस है। और आपने फिर ये इक्वेशन भी लिखनी है अलग करके, यानी कि अल्फा को अलग कर दो, इस वाली इक्वेशन से बनाना। मैं एरो बना देता हूँ। सही है, इस वाली इक्वेशन से आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं करा है, अल्फा को सिर्फ अलग करा है, R0 को यहाँ शिफ्ट कर दिया है। पहले अल्फा के साथ था R0 डेल्टा T, अब किसके साथ है, डेल्टा R के साथ है। सही, तो ये डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आप लिखेंगे वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसकी जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन लिखने के बाद आप फॉर्मूला कंप्लीट कर देंगे आगे। सही है, और आखिरी में आपके पास यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेंपरेचर। अब रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिविटी है। सही है, तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। सही है, तो जैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है वैसे रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है बेटा। ओके, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे। तो जैसे कि इक्वेशन हमने जो बनाई थी लास्ट वाली, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये रेजिस्टिविटी के लिए भी अप्लाई हो सकती है, आपको दोबारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है।
तो आप लिख के बता दिए, कैन ऑल्सो अप्लाई टू रो एट टेम्परेचर टी द रेजिस्टिविटी रो टी ऑफ मटेरियल गिवन बाय, तो आप डायरेक्टली पुट करते हैं रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सही है, तो रेजिस्टेंस की जगह पे मैंने रेजिस्टिविटी का सिंबल डाल दिया और फॉर्मूला आपके पास यही होगा, दोबारा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का आपके पास कोफिशिएंट का ये हो जाएगा। सही है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। एग्जाम्पल नंबर 12.3, a transmission line made of copper has a resistance of 100 ohms at 0 degree centigrade। एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कॉपर की बनी हुई है जिसका रेजिस्टेंस 100 ohms है, टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस बिटवीन समर एंड विंटर knowing that temperature varies from +35 to -30 degree centigrade, assuming the temperature of coefficient of copper to be 0.000427 per degree centigrade at 0 degree centigrade। क्या बोला जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जो 100 ohms का रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे। तो अगर उसका टेम्परेचर चेंज +35 से -30 चला जाए तो उसकी रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा। सही है, आपको चेंज इन रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो वही आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस का। तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। बेटा मुझे आर टी यानी कि पहले -30 पे वैल्यूज निकालनी है, आर नॉट गिवन है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आर टी पहले आपके पास -30 हो जाएगा, तो -30 के लिए आप क्या निकलेंगे 100 1 प्लस और कोफिशिएंट गिवन है आपको। सही, तो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है 0.00427, अब 000 है 00 है, कंफर्म कर लेना बुक से। सही है, और टी अगेन आपको कितना गिवन है -30। सही है, तो उसको देख लेते हैं। सही है, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पे -30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू दी गई है वो पर डिग्री पे दी गई है और टेम्परेचर भी आपको डिग्री पे दिया गया है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट मत करना, वरना ऐसा ही सिस्टम में हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। आप यहाँ मत करना क्योंकि आपको अल्फा भी पर डिग्री पे दिया हुआ है और 0 डिग्री भी आपको 0 यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है टेम्परेचर, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड ही पुट कर लीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास R -30 का आंसर आएगा 87.20 ohms। सही है, सिमिलरली R 30 + 35 इज 100 इंटू 1 प्लस सेम वैल्यू और यहाँ आ जाएगा +35। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 115 ohms। मुझे इसका बेसिकली डिफरेंस निकालना है, तो आप डिफरेंस निकाल लो। चेंज इन रेजिस्टेंस इज 115 - 87.2, इट इज 27.8 ohms। सही है बेटा, यही आंसर था, आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। Second example problem, calculate the resistance of copper conductor having length of 2 km and a cross section of 122 मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मिलीमीटर स्क्वायर है, सही है, याद रखना। Assume the resistivity is 18 exponent -9 ohm meter। तो आपको तीन चीजें गिवन है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और आपको रेजिस्टिविटी रो गिवन है। ओके, so the resistance of copper wire of length L, cross section area A and resistivity rho is given by rho R equal to rho L over A। सही है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी नहीं है, वरना ये रिवर्स होता। तो रो L over A, L 2 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये जरूरी है करना। A 22 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मिली का मतलब एक्सपोनेंट -6 होता है, तो आप मिली को एक्सपोनेंट -6 में कन्वर्ट कर लो, खुद ब खुद मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और रो सही वैल्यू में गिवन है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज आप फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। सही है, इसको सिंप्लीफाई कर लो और आंसर आ जाएगा R = 1.64 ohms।
तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। मे बी आप ऑब्वियसली ईद के छुट्टियों के बाद ही मुलाकात होगी, क्लास तो अभी नहीं हो रही है हमारी। सही है बेटा, तो आफ्टर क्लास मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और ईद मुबारक एडवांस। कुछ खिलाने पिलाने के लिए तो बोल ही नहीं सकता मैं।